बीएन राव एक तरह से उनको एडवाइज़र भी मैं तो नहीं कहूँगा। कैंसर के रूप में दीमक, अगर इस देश का असली दीमक है वो वर्णवाद है। वर्णवाद जिस भी ग्रंथ, कथा, कहानी में लिखे हुए हैं वो मानव जाति के प्रति अपराध हैं। मनुवाद शोषण का नाम है। वर्णवाद की मानसिकता देश की राजनीति पे भी हावी है। इस तरह की मानसिकता को पैदा करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जितने भी इस देश में कथा, कहानियाँ, किताब, ग्रंथ हैं उन सब पे बैन लगाने की जरूरत है संविधान के तहत। क्योंकि जब तक वर्णवाद हावी है और उसमें कोई कहेगा कि ब्राह्मण सबसे सुप्रीम है और क्षत्रिय ही लड़ाई वाले ठेकेदार हैं या वैश्य ही व्यापार करेंगे, बाकी सब ऐसे ही मजदूरी और धंधा करेंगे, सेवा करेंगे, ये नॉनसेंस कंसेप्ट है, ये मानवता विरोधी। इसको तो जूते मारने चाहिए इस मानसिकता को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इतनी बदमाशी पे उतारू, कहता चिट्ठी लिखो मेरे को, अरे तुम लाट साहब हो क्या। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा था। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, और सोचिए उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बीएन राव थे। आज मेरे साथ खास पर्सनालिटी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कानूनन पद पर भी हैं, कानूनन विशेषज्ञ भी हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या वाकई में संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं थे, क्या बीएन राव थे। तो ये कॉन्स्पिरेसी कर डॉक्टर अंबेडकर को क्यों निर्माता के रूप में पूरी दुनिया के सामने जाना जाता है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी जी, पहला सवाल तो आपसे ये लेंगे कि एक सवाल आजकल सोशल मीडिया से लेके एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। नहीं, तो जानबूझ के चलाया जा रहा है ट्रेंड, इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे जी। और उनको बहुत नॉलेज थी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जी। और इसलिए जो कुछ किया है उसमें हाँ। सबसे ज़्यादा मेहनत, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। हमारे यहाँ भी वकील जो ड्राफ्टिंग फाइनल करता है, ड्राफ्टिंग उसी की मानी जाती है। वो क्लर्कों से, दूसरे और अपने असिस्टेंट या दूसरे जूनियर वकीलों से कुछ मदद लेता है, मगर माइंड तो उसी का काम करता है जिसको फाइनल करना होता है ड्राफ्ट। और ये बीएन राव एक तरह से उनको एडवाइज़र भी मैं तो नहीं कहूँगा, वो एक तरह से असिस्ट कर रहे थे अपने असिस्टेंट को, या असिस्ट करने वाले आदमी को कोई काम बताता है, कोई ड्यूटी लगाता है। हम भी कोई सीनियर एडवोकेट है अपने टीम के, नए बच्चों का, नए एडवोकेट्स की ड्यूटी लगाते हैं, फलानी केस लो ढूंढो, उसमें ये लिखा हुआ, ये ढूंढो, इसको ऐसे टाइप करो, इसको कोमा यहाँ लगाओ। ये सारा करने का काम असल जो होता है, रियल में कोई डायरेक्टर अगर है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता, अगर हम कहें पूरी टीम थी, मगर उस टीम के असली कैप्टन तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। और टीम का श्रेय जब जाता है, कहीं पदक या कुछ नाम लिया जाता है तो टीम के कैप्टन का लिया जाता है, मगर टीम उसमें शामिल है, टीम को कोई इग्नोर नहीं कर रहा। यहाँ कैप्टन पे प्रश्न चिन्ह है कि क्यों प्रश्न चिन्ह है। इससे पता चलता है कि मनुवाद की घटिया जड़ें इस देश में कितनी गहराई से अभी भी हैं। कैंसर के रूप में दीमक, अगर इस देश का असली दीमक है वो वर्णवाद है, और एक तरह से वर्णवाद को कहेंगे दूसरे लोग मनुवाद है, क्योंकि मनु के नाम से वो चीज़ लिखी गई। किसी भी राइटर के नाम से कोई चीज़ लिखी जाए तो उस आदमी का नाम लेना लाजमी है। और उसी बात को ये कह के कि वर्ण मैंने बनाए हैं, और श्री कृष्ण रूपी पात्र इसमें गीता में उनके मुख से कहलवाया कि मैंने वर्ण बनाए हैं। अरे भाई, वो वर्ण किसने बनाए हैं, किसके मुंह से कहलवा के आप इस पे मोहर लगाना चाहते हो। वर्णवाद अस्तित्व विरोधी है, मानवता विरोधी है। वर्णवाद जिस भी ग्रंथ, कथा, कहानी में लिखे हुए हैं वो मानव जाति के प्रति अपराध हैं। उन कथा, कहानी और ग्रंथों का कोई महत्व नहीं। मानव जाति को उनको खुड्डे लाइन साइड में लगा देना चाहिए। कोई भी आपने मनुवाद की बात की, कि आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में मनुवाद है? यस, ये मनुवाद क्यों है? मनुवाद शोषण का नाम है। मनुवाद अधिनायकवाद का, किसी को श्रेष्ठ मानकर बाकियों को बेकार मानने का है। अस्तित्व में तो एक छोटी से छोटी इकाई, धरती पे चलती हुई छोटी से छोटी चींटी का भी उतना ही महत्व है जितना सूरज और चांद सितारे का, सबका अपना महत्व है। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है। यहाँ पे कोई किसी श्रेष्ठ नहीं है। अस्तित्व में कोई राजा और कोई प्रजा नहीं है। अस्तित्व में कोई अमीर और गरीब नहीं है। अस्तित्व में संचय का भी प्रोविज़न नहीं है। इसलिए पूंजीवाद और शासन मानसिकता दोनों की दोनों अस्तित्व विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। दोनों मानव जाति के लिए घातक हैं, और यही घातकता आपको दिखाई दे रही है लड़ाइयों में, दो देशों की लड़ाइयों में, कई देशों की लड़ाइयों में। ये सारे की सारी वही मानसिकता है। वर्णवाद की मानसिकता देश की राजनीति पे भी हावी है,
देश में कोई एक आदमी सीएम पीएम या कुछ बन जाता है, हर कोई उसी पे बना रहना चाहता है, कब्जा रखना चाहता है, चाहे इलेक्शन में फ्रॉड करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। ये मानसिकता मानवीय विरोधी है। पूरी मानव जाति को इसको समझना होगा और इस तरह की मानसिकता को पैदा करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जितने भी इस देश में कथा कहानियाँ, किताब, ग्रंथ हैं, उन सब पे बैन लगाने की जरूरत है संविधान के तहत। तो क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में इस समय हम खड़े हैं, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी जाती है, जबकि बीजेपी शासित राज्य में इस तरीके से होता है, देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं संविधान की आगे। नहीं, उसमें जो षड्यंत्र है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के आदमी हैं जो इस सरकार में बेनिफिट उठाते रहे, गलत काम करते रहे, उनको पद दिए जाते रहे। उन्हीं के तो बहन भाई हैं जिन्होंने वहाँ विरोध किया है। वो सब बेनिफिशियरी हैं सरकार के, गलत अनड्यू बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं। वरना डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना वहाँ वकीलों ने विरोध नहीं किया, वो एक मानसिकता ने विरोध किया। और जिस मानसिकता को आरएसएस और बीजेपी पोषित करती है, खाद पानी डालती है, जिसने इस ऐवानियत को पैदा करने में, संरक्षण रखने में या लगातार उसको थोपने की कोशिशें जिसमें जारी हैं। जी, अब बीजेपी कह रही है जातीय जनगणना कराएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी क्या कराएगी? ये तो देश करा रहा है। बीजेपी तो मजबूरी में कराएगी। बीजेपी अभी भी अगर कुछ कराएगी तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो सकता है। जागरूक रहना चाहिए देश के लोगों को, और बिल्कुल होनी चाहिए। ये जनसंख्या की गिनती जाति के आधार पर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक वर्णवाद हावी है और उसमें कोई कहेगा कि ब्राह्मण सबसे सुप्रीम है और क्षत्रिय ही लड़ाई वाले ठेकेदार हैं या वैश्य ही व्यापार करेंगे, बाकी सब ऐसे ही मजदूरी और धंधा करेंगे, सेवा करेंगे, ये नॉनसेंस कंसेप्ट है। ये मानवता विरोधी, इसको तो जूते मारने चाहिए इस मानसिकता को। मतलब आप विचारधारा को, आप धारा को उल्टा बहाना चाहते हैं, पैर की जूती को आप सर पर रखना चाहते हैं? नहीं, क्या पैर की जूती? आदमी को तो फिर तो आदमी को कहे तेरा सिर ठीक है, तेरी टांगे काट देते हैं इसी आदमी की। अगर कोई कोई जाति का ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई वैश्य या जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझ रहा हो हायरार्की में, उसको कहें कि तेरा सिर ठीक है, फिर तो टांगे कटवा ले अपनी। हैंडीकैप घूमना, टांगे तो पैर धरती में लगते हैं, इसमें जूतियाँ पहननी पड़ती हैं। टांगे तो उसी को ठीक हैं जो इसमें शूद्र में आते हैं या छूत में आते हैं, वो काम करेंगे टांगों से। तो आपको क्या करना, आप तो बैठे रहो, मौज करो, तुम्हारी टांगे काट दें। तो ये नॉनसेंस बातें हैं, बेहूदी बातें हैं। और नए जो समाज है, नई जो युवा पीढ़ी हमारे देश की और दुनिया की, वो असली में ग्लोबल फैमिली के हक में है और ग्लोबल फैमिली ही बन के रहेगी। ये देश अब वर्ण का तो बहुत ही पीछे नंबर आता है, जाति का, रिलीजन का, कंट्री का कोई महत्व नहीं है अब, और कोई सार्वभौम वो नहीं है, सोवरन पावर नहीं है। यूनाइटेड नेशन के बाद क्या सोवरन पावर है? ये सोवरन वॉवरनिटी अब नॉनसेंस बातें हो गई हैं। पूरी मानव जाति को सह अस्तित्व में जीना है, क्योंकि अस्तित्व का डिजाइन ही सह अस्तित्व का है। हम सबको उसके हिसाब से जीना। एजुकेशन को भी सह अस्तित्व के अनुसार हमें करना होगा, यानी उसका मानवीयकरण करना होगा, जहाँ पे हर एक इंसान पूरी मानव जाति के साथ हार्मोनी के साथ जी पाए। इंडिया में रहने वाला कोई भी माँ बाप उसी तरह शांति से रह पाए। अगर उसका बच्चा इजराइल में पढ़ता है, उसकी बहू नौकरी करती है ईरान में, अगर उसका कोई दामाद रहता है यूएसए में, पूरी धरती सुरक्षित होनी चाहिए हमारे अपने घर की तरह से। यही तो है, यही तो चाहते हैं। कैसे सर सोशल चेंजेस आएंगे? एक तरफ तो हम डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से देख रहे हैं कास्टिज्म जोरों शोरों से। सोशल चेंजेस आएंगे बिल्कुल, जिसमें कास्ट का सिस्टम है, वर्णवादी व्यवस्था है, जिन कथा कहानियों को उनको फेंकना होगा, उनको शिक्षा से दूर रखना होगा, अपने बच्चों से को भी उनसे दूर रखना होगा। ऐसी कथा कहानियाँ, ऐसे प्रदर्शन, नाटक, ये सब कुछ रोकना होगा, बैन करना होगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है पूरे देश के लोगों का, बच्चों का, नई पीढ़ी का साइंटिफिक टेम्पर बने। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है? पूरी दुनिया इस कायनात को देख के वो पसंद कर सके, समझ सके, और किसी भी कथा कहानी पे विश्वास ना करे। कथा का क्या मतलब है? क्या था, पुराना भूतकाल का रोना रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये भाषा थोड़ी सी कड़वी इसमें यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, इसको अन्यथा ना लें। ये इसलिए है, किसी था की कोई ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट में जीना है। पूरी मानव जाति एक जाति है। हम हार्डवेयर अलग हो सकता है, जगह की वजह से, खान पान की वजह से, पहाड़ों पे रहने की वजह से, ठंडे प्रदेश में, गर्म प्रदेश में, ह्यूमिडिटी में रहने से हमारी शक्लों में फ़र्क हो सकता है। अंदर हमारे कॉन्शियस जो है, समझने की, अनुभव करने की, इमोशंस पूरी मानव जाति के एक हैं। इसलिए मानव जाति एक, और मानव धर्म भी एक, मानवता। क्योंकि धर्म ये नहीं है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। और संप्रदायों का भी ड्यूटी बनती है पूरी मानव जाति को जोड़ने की। इसलिए पूरी मानव जाति को जोड़ने का काम जो करता है, उसको हम धर्म के आसपास मान सकते हैं, अन्यथा नहीं।
ये भी बहुत बार रोल अदा नहीं करते। धर्मों की लड़ाई हो रही है, जातियों की लड़ाई हो रही है। कौन लड़ाई करा रहा है? असल में लड़ाई कराता है शासन मानसिकता। शासन वर्णवादी मानसिकता भी शासन मानसिकता है, शोषण मानसिकता है। तो शासन मानसिकता, वर्णवादी मानसिकता, शासन मानसिकता और पूंजीवाद मानसिकता दोनों का पोषक है वर्णवाद। दोनों शोषण पे आधारित हैं और जिसको शोषण का बेनिफिट मिल रहा है वो लगातार उस स्थिति को बरकरार रखना चाहता है देश में। इसलिए शिक्षा के अंदर कोई भी बात जो किसी को ऊंच नीच की बात करे, जो पूरी मानव जाति की एकता की बात ना करे, जो पूरी मानव जाति को मिलाने की बात ना करे, उन सब पे बैन लगाना होगा देश के अंदर। और देश के अंदर के सारे गुरुकुल, सारे मदरसे, सारे कोई फादर हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कोई इमाम हो, चाहे कोई भी हो, सबकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी होगी संविधान के तहत। और ये क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या मानव के संतान को ये इंसान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, पूरे विश्व के साथ वो हारमोनी से रह पाए। कैसे बैन होगा सर? क्योंकि न्याय व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि वहाँ पर भी कॉलोजियम सिस्टम लागू है, जाति देखकर न्याय किया जाता है, जाति देखकर। देश का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क तो हुआ न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी की वजह से। हमने इमरजेंसी में देखा था न्याय व्यवस्था कैसे चरमरा गई थी, देश को बिल्कुल मरने पे छोड़ दिया था जजों ने। और आज के दिनों में भी न्यायिक व्यवस्था कितने अहम और कितने वक्त तीव्र गति से लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए गतिशील नहीं है इतनी जो होना चाहिए। सारा बेड़ा गर्क ही तो न्यायिक व्यवस्था से हुआ। जिनको हमने सबसे सुप्रीम रखा कि भाई आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, आप सरकार की एक एक बात पे नज़र रखो, उनकी किसी भी गुंडागर्दी पे नज़र रखो। वो कोई पॉलिसी देश को बांटने के लिए ना कर रहे हैं, वो भाषण को देश को बांटने के लिए ना कर रहे हो, वो वेलफेयर स्कीम भी देश को बांटने के इलेक्शन के लिए बेनिफिट के लिए ना कर रहे हो, वो देश के लिए जोड़ने के लिए होना चाहिए। हमारे संविधान का प्रियम्बल का एक ही मकसद है, फ्रेटर्निटी। 140 करोड़ लोगों में फ्रेटर्निटी और एक परिवार की भावना विकसित करनी है। तो कानून की दृष्टि से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव नहीं है, सही रोल अदा नहीं कर रही, इसीलिए तो देश के अंदर शासन मानसिकता हावी है। इसीलिए तो देश के अंदर एक आदमी की फ़ोटो लगती है। इसी तो देश के अंदर एक आदमी जो करता है वो पार्लियामेंट में भी कोई भी अवहेलना कर देता है। कोई आदमी, वो सीएम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, वो एक आदमी अपनी पार्टी पे भी कब्जा कर लेता है। ये कैसे हो रहा है? इस देश की पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं, इस देश की पार्लियामेंट सही तरीके से इंक्लूसिव नहीं, इस देश में अपोजिशन के नाम पे अपोजिशन के लीडर को सुरक्षा के मामलों में शामिल नहीं किया जाता, सुरक्षा कमेटी में शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब आप देश को इग्नोर कर रहे हो। अपोजिशन कुछ नहीं होती, अपोजिशन का लीडर नंबर 2 होता है देश का, इसलिए उसको हर महत्वपूर्ण बात बताने की ड्यूटी है। यहाँ तो अपोजिशन का लीडर जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी को, वो आरोप लगा चुका है इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन इतनी बदमाशी पे उतारू, कहता चिट्ठी लिखो मेरे को। अरे तुम लाट साहब हो क्या? क्या आपको भी लगता है कि वाकई में जवाब देना है उसका? खुद जाके उसको बताओ कि हमने सही इलेक्शन कराया कि नहीं कराया। और कोर्टें चुप हैं। हमने कोर्ट में उस खबर को भी ओपन लेटर के जरिए अपने सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम की तरफ से आयोग ने एक और चीफ जस्टिस को लेटर लिखा हमने। एक और बात कही है कि 72 घंटे के बाद डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। ये चीज गलत है। इसका मतलब तुम ये कानून क्यों बदलने पड़ रहे हैं? तुमने बदमाशी की है, तुमने शरारत की है, देश के साथ धोखा किया है। और उसी बात को लेके हमने सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा, ओपन पटिशन, और के चीफ जस्टिस को कहा इसको आप PIL की तरह ट्रीट करिए और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करिए। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप दबाव में हैं, इसका मतलब आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी देशद्रोही हैं। इसका ये मतलब है सीधा। क्या कहेंगे सर? बिहार चुनाव सर पर है, देश की आवाम आपको देख रही है। एक तरफ तो इजराइल और ईरान के युद्ध को तो देश की मीडिया दिखाता है, लेकिन ये जो तमाम सवाल आपसे किए इस पर कोई बात नहीं करता। नहीं, बिहार का चुनाव, बिहार में तो परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से, और बिहार में परिवर्तन किस बात का होना चाहिए? क्योंकि अब बिहार को सबसे पहले तो चौकन्ना होना पड़ेगा। देश में जो हो रहा है उससे भाईचारा अगर बढ़ रहा है, देश का भाईचारा अगर बढ़ा है, देश में समानता अगर बढ़ी है, देश में अगर बोलने की आज़ादी बढ़ी है, देश की सुरक्षा अगर बढ़ी है, देश में सुरक्षा के नाम पे भी अगर उसका पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं हो रहा, तो आप बीजेपी को वोट करिए। अगर ये गलत काम कर रहे हैं और ये देश को एक नहीं रहने देना चाहते, देश को इकट्ठे नहीं रहना चाहते, और देश के सब जनप्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, देश के लोग बोलने से डरते हैं, तो आपको एक मौका अपोजिशन को देना पड़ेगा। और अपोजिशन को भी ये नहीं कि बीजेपी का हार के तो हमारा नंबर फ्री में आ जाएगा। अपोजिशन को भी ये काम करना पड़ेगा। अधिनायकवाद और सत्ता में बने रहने की लालसा और डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सप्रेशन, इसको बढ़ावा देने के लिए सरेआम समाज के सामने
वो स्वीकारना होगा और नई चीज़ों को सामने लाना होगा जो देश के लोगों के अंदर फ्रेटर्निटी पैदा करे, समानता पैदा करे और देश के अंदर एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर हो और देश में इस तरह की स्थिति पैदा हो कि देश इंडिया की अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक। तमाम उन मुद्दों पर बात की जिस पर मीडिया, देश का मीडिया बात नहीं करता। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और संविधान निर्माता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप ये राय भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।